गाइस, आज हम जा रहे कैंपिंग के लिए। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए। तैयारी सारी हो चुकी है, सो बैग भी रेडी है। बस हम अभी निकलने ही वाले हैं 5 to 10 मिनट्स। तो आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। दोनों ने ट्राई किया कौन बेटर बोल सकता है, और फाइनली हम निकल गए। लेकिन पंचकुला में आसपास बहुत घूमने के बाद भी कहीं पर भी ऐसी कैंपिंग साइट नहीं मिली जहाँ पर हम लोग दिन में 3-4 घंटे निकाल सकते। फाइनली फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि शिमला वाले रूट पर चलते हैं, और बस हमारी सवारी चल दी हिमाचल की तरफ। जैसे ही हम हिमाचल में एंटर किए और थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि तभी मौसम में एकदम से ठंडक की फीलिंग आने लगी। वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो लोग रास्ते पे चल रहे थे और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो तो हमको फुल हुडीज़ में या स्वेटर्स में दिखाई दिए। तो हमें देखकर तो ये लगे कि शायद हम आगे जाएंगे तो ठंडक और बढ़ेगी, और उस हिसाब के कपड़े तो हम लोगों ने लिए ही नहीं है। का नज़ारा तो इतना खूबसूरत था कि हम उसको एंजॉय करते करते कब परवाणु पहुंच गए हमको पता ही नहीं चला। लेकिन हमें इस बीच में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं मिला जहां पर हम रुककर अपने कैंपिंग साइट का फर्स्ट एक्सपीरियंस पूरा कर सकते। परवाणु पहुंचने के बाद हमको ये लगा कि सिर्फ यहाँ आना ही नहीं है, हमें टाइम से वापस भी पहुंचना है। तो क्यों ना हम परवाणु में ही रुक के किसी से बात करें और पता करें कि कहीं पर यहाँ पर हम कैंपिंग के लिए कोई आसपास का कोई एरिया है या नहीं है। पर वहाँ पहुँचने के बाद जो पता चला ना, वो भैया ने, शॉप वाले भैया ने बोला कि सर आप इधर ही रुक जाओ, यहाँ से पहाड़ के नीचे चले जाओ, आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया खाली मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको कोई एरिया खाली नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी होटल में जाकर अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास था ही नहीं। फाइनली हमने वो भैया की बात मानी और वहाँ से उन्होंने जो रास्ता बताया, तो बस वहाँ से हम नीचे उतरे। लड़खड़ाते हम नीचे उतर रहे थे, और डर हमें इस बात का भी लग रहा था कि जितना हम नीचे तो उतर जाएंगे, लेकिन चढ़ने में क्या हालत होगी। और यहाँ पर उन लोगों ने इतने खूबसूरत घर बना रखे हैं जहाँ चलना मुश्किल है। भाई कैसे हैट्स ऑफ है यार ये पहाड़ वालों को, कैसे यहाँ पर अपने कितने सुंदर उन्होंने घर बनाए हैं। और जो हम चलते हुए गिरते पड़ते नीचे पहुंच रहे थे, ये तो उनका रोज़ का काम है। दिन में पता नहीं कितनी बार वो लोग ऊपर जाते होंगे रोड की साइड, फिर वापस नीचे आते होंगे अपने घरों और अपने खेतों की साइड। हाँ, यहाँ आकर ना सीढ़ीनुमा खेत बड़े नज़दीक से देखने को मिले। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये उनके लिए इस तरीके के खेत देखना पहली बार ही था, तो मज़ा तो आया, लेकिन हालत बड़ी टाइट हुई। शिमला में इतना क्राउड है कि ऐसा हिल स्टेशन आपको कोई और मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। आप मसूरी भी देख लो, मसूरी का भी एक्सपीरियंस है हमको, लेकिन मसूरी में भी इतना हाई पॉपुलेशन नहीं था जितना कि हमको शिमला में दिखाई दिया। यहाँ तो सच में कहीं कोई खाली जगह आपको मिली। सैटरडे संडे को तो यहाँ रूम्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं, होटल्स में जगह नहीं मिलती, इतना ओवर क्राउडेड है यहाँ। शायद इसकी वजह है कि ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ के तो बिल्कुल ही नज़दीक है, 100 किलोमीटर के अंदर ही आता है। तो शायद जब भी लोगों को अपने काम से ज़रा ब्रेक लेना हो या काम से छुट्टी पर हो, तो फिर शिमला के लिए निकल लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी का खेत है शायद। सा रास्ता है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो आवाज़ से ही हम लोगों की हालत के बारे में पता लग गया होगा, कितनी बुरी हालत हो गई। फाइनली बहुत ज़्यादा नीचे उतरने के बाद हमको एक स्पेस मिला जहाँ सबसे पहले हमने हमारा टेंट लगाया, जिसके बाद बच्चे करने वाले थे फुली तरीके से रेस्ट।
मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग तो बड़े इन्जॉयमेंट के मूड में थे। फिर ये टेंट लगाना बहुत ही आसान है। इसको हमने परचेज़ किया था डीकैथलॉन से। तो इसके साथ में ये कुछ पाइप्स आते हैं। ये बहुत ही इसके अंदर ना एक इलास्टिक जैसा वो है, आप इसको स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेट कर सकते हैं और उसको तुरंत फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा टेंट लेना चाहते हैं तो डीकैथलॉन को ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स और लाइट वेटेड मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। हाँ, आप उसकी ऑनलाइन स्टोर पे से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान था। वैसे इसके साथ कुछ कीलें भी दी हैं, लेकिन हमें लगा ही नहीं कि वहाँ पे कीलों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए ना ही बारिश हो रही थी कि जिससे टेंट को ओढ़ने का डर था, और ना ही तेज़ हवाएं चल रही थी, और ना ही बर्फ़ गिर रही थी। तो बस हम लोगों ने टेंट लगाना चालू कर दिया। ये हमारे टेंट का एक रिव्यू भी समझ लीजिए। ये उसके नीचे का एरिया है, जिसमें नीचे कुछ लूप्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये जो होल्डिंग पाइप है इसको फिक्स करना है। ये जो पाइप्स हैं इनको क्रॉस में फिक्स करना है, यानी एक इस साइड का कोना और दूसरे साइड का दूसरा कोना, जिसके ऊपर अभी एक और इसकी लेयर है, उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। ये जो दो कलर्स दिखाई दे रहे हैं टेंट में, वाइट वाला इसका ऊपर फिक्स हो जाएगा, और जो नीचे का दूसरा कलर दिखाई दे रहा था वो शायद इसका मैट एरिया है। नॉट शायद, डेफिनेटली उसका वो मैट एरिया ही है। फिर इसके लिए इसमें लूप्स लगे हुए हैं, जिसको इसको पाइप के साथ फोल्डिंग कर देंगे। इसको लगाना जितना आसान है, ये तो छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ईजी है ये टेंट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। अब इसके ऊपर का ये जो कवर एरिया है, ये हम ऑप्शनल लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है टेंट के अंदर, जिसमें हम तीनों चारों आराम से बन जाते हैं। और बस टेंट जैसे ही रेडी हुआ, बच्चों का काम चालू हो गया। बस इसके अंदर 2 पॉकेट्स भी दे रखे हैं, जिसमें आप अपना ऊपर की साइड में पॉकेट्स दिए हैं, जिसमें आप अपना ज़रूरी सामान रख सकते हैं। बाकी फिर हम लोग जो अपना छोटा सामान ले गए थे वो हमने उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर शुरू हुई लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, क्योंकि अब भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तो सूखी लकड़ियाँ जब तक ढूंढते, उस बीच में कुछ फ़ोटोग्राफी होती रही। कहीं पर भी जाइए, फैमिली के साथ कहीं जाएं तो फिर मज़ा ही अलग आता है। तो बस शॉपिंग में हिस्सेदारी दिखाते हुए यहाँ पर प्याज, टमाटर, मिर्ची काटना शुरू कर दिया है, और दूसरी साइड आज पति जी ने चूल्हे की कमान संभाल रखी है।
इस तरीके से कुछ भी बनाकर खाने में स्वाद ही अलग आता है। उस चीज़ का स्वाद पता नहीं कैसे 2 गुना 3 गुना बढ़ ही जाता है। और जब कहते हैं ना कि पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई, तो और अगर मैगी इस तरीके से बनाकर खाई तो फिर मुझे नहीं लगता, ये कहते हैं 2 गुना 3 गुना, मुझे लगता है आउट ऑफ 100 मार्क्स देने चाहिए फिर इस स्वाद के लिए। तो लड्डू जरा नीचे झुकना, पापा नहीं दिख रहे।
बनाकर और खा पी कर फिर बारी आई थोड़ा सा रेस्ट करने की। और जब तक हम लोगों ने रेस्ट किया तब तक बच्चों ने आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया और खूब सारी फ़ोटोग्राफी की। यानी ऐसा मन कर रहा था कि वहाँ के सारे नज़ारों को बस कैद कर लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शाम के बज गए थे 5:30, तो अब बस धीरे धीरे हम लोगों ने अपना सामान पैक करना चालू किया। इस टेंट को पैक करना भी उतना ही इजी है जितना कि लगाना। तो बस पैकिंग करते करते, और सबसे बड़ा टास्क था हमारा ऊपर चढ़ के जाना। जितना नीचे हम आ तो गए थे जगह ढूंढते ढूंढते, लेकिन ऊपर चढ़ के जाना सबसे ही मुश्किल टास्क था। तो बस पैकिंग करने के बाद अब हम निकलेंगे, क्योंकि बच्चे भी अब बहुत थक गए हैं। सबसे ज़्यादा मज़े किए लाडो ने, और सबसे ज़्यादा परेशान भी उसी ने किया। उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो घर से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती। जब कहीं जाना होगा तो भी आफत मचाएगी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और जब कहीं पहुंचने के बाद थोड़ा सा टाइम हो जाएगा फिर बस उसको घर की याद आनी शुरू हो जाती है। घर चलो घर चलो घर चलो। जब हम वापस पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहे थे मेन रोड की साइड, तब थोड़ी देर तो शूट किया, लेकिन फिर किसी को ये पता नहीं रहा कि कैमरा कौन से एंगल से पकड़ा है, क्या शूट हो रहा है क्या नहीं शूट हो रहा। फिर तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि सीधा ऊपर जाके सबको एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ी। मतलब ये लग रहा था कि जैसे क्या कहते हैं उसको, कि कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा ना, तो सच में ऐसा ही लग रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से धक धक सुनाई दे रही थी खुद के ही कानों में, और लग रहा था कि सर तो जैसे पूरा साथ दे रहा है उसका। जैसे तैसे चढ़े। वहाँ के लोग जो इजीली उतर रहे थे चढ़ रहे थे, वो लोग हमसे बोल रहे थक गए क्या, पानी पिलाएं क्या। तो अपने आप में ये भी लग रहा था यार हम कितने वीक हैं और ये लोग सच में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और बस ऊपर जाते ही लगा कि पहले तो कुछ पीने को दो, अच्छा ठंडा पीने को दो, उसके बाद ही अब घर पहुँचेंगे। तो गाइस, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक देकर सपोर्ट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।